आपके मानसिक जीवन का 90% आपका अवचेतन है। इसलिए वे पुरुष और स्त्रियां जो इस अनोखी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते, वे बहुत सीमित सीमा में रहते हैं। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन से भरपूर और रचनात्मक होती हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और वह इसके सभी जरूरी कार्यों का संचालन करता है। यह दिन के 24 घंटे अपना काम करता है और कभी नहीं सोता। यह हमेशा आपकी सहायता करने की कोशिश करता है और आपको किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क अनंत जीवन और असीमित बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार हमेशा जीवन से प्रेरित होते हैं। महान आकांक्षाएं, प्रेरणाएं और शानदार कुलीन जीवन की कल्पना का स्रोत अवचेतन है। आपकी गहरी आस्था वे हैं जिनके बारे में आप तर्कसंगत विवेकशील बहस नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके चेतन मस्तिष्क की उपज नहीं है। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क से निकली है। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, आभासों, जानकारियों, आग्रहों और विचारों द्वारा बातें करता रहता है और यह हमेशा आपको ऊपर उठने, आगे बढ़ने, विकसित होने, प्रगतिशील, साहसिक और अधिक ऊंचाइयों पर जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। प्यार करने की चाहत, दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के तौर पर 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में आए विशाल भूकंप और आग में अपंग और लंगड़े लूले जो लंबे समय से बिस्तरों पर थे, वे उठे और उन्होंने बहादुरी और सहनशीलता के अद्भुत कारनामे दिखाए। उनके अंदर और दूसरों को किसी भी हालत में बचाने की गहरी चाहत उठी और उनके अवचेतन ने उसी तरह की प्रतिक्रिया दी। महान चित्रकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक जो अपनी अवचेतन शक्ति की संगत में थे, वे जोश से परिपूर्ण और प्रोत्साहित हो गए। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन सोने के लिए जाने से पहले अपने अवचेतन को निद्रा अवस्था में नई कहानियां बनाने और रचने के लिए ऊर्जान्वित करते थे। उनकी आदत थी, जब उनके खाते में पैसों की कमी होती, तब अपने अवचेतन से उन्हें बेचने योग्य अच्छी रहस्यभरी कहानी देने को कहते। स्टीवेंसन ने कहा, उनके मन की गहरी बुद्धिमत्ता उन्हें कहानियों को एक सीरियल की तरह दृश्यों का रूप दे देती थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपका अवचेतन कितना बड़ा है और आपके द्वारा ज्ञानवर्धक बातें कहलवाता है, जिसके बारे में आपके चेतन मस्तिष्क को कुछ नहीं पता। कई अवसरों पर मार्क ट्वेन ने दुनिया के सामने स्वीकार किया कि अपने जीवन में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। उसका सारा व्यंग्य कटाक्ष और महान लेखन का भंडार उसका अवचेतन मस्तिष्क था। शरीर कैसे मस्तिष्क की कार्यशैली को दिखाता है। आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच पारस्परिक संवाद के लिए उनसे संबंधित तंत्रिकाओं के बीच इसी प्रकार के संवाद की जरूरत होती है। मस्तिष्क मेरु प्रणाली चेतन मस्तिष्क का अंग है, जबकि सहानुभूति प्रणाली अवचेतन मस्तिष्क का अंग है। मस्तिष्क मेरु का वह रास्ता है जिससे आपको अपनी 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा चेतन अनुभूति प्राप्त होती है। इसके द्वारा आप अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रणाली में मस्तिष्क में तंत्रिकाएं हैं और यही आपकी इच्छा शक्ति और जागरूक मानसिक क्रियाओं का रास्ता है। सहानुभूति प्रणाली, जिसे अनिच्छा तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, उसका गैंग्लियोनिक पिंड केंद्र पेट के पीछे, जिसे सौर्यजाल सोलर फ्लेक्सस भी कहा जाता है, उसके गुच्छे जैसे द्रव्यमान में होता है, जिसे कभी कभी उदर मस्तिष्क भी कहते हैं। यह उन मानसिक कार्यों का वह रास्ता है जो अनजाने में शरीर के सभी जरूरी कार्यों को करता है। ये दोनों प्रणालियां अलग अलग अथवा साथ में काम कर सकती हैं। मस्तिष्क विज्ञान पर एडिनबर्ग व्याख्यान, न्यूयॉर्क, रॉबर्ट मैकब्राइड एंड कंपनी, 1909 में जज थॉमस ट्रोवार्ड कहते हैं, मस्तिष्क के क्षेत्र से वेगस तंत्रिका इच्छा प्रणाली के एक भाग की तरह निकलती है और इसके द्वारा हम अपने बोलने वाले अंगों को नियंत्रित करते हैं।
फिर यह बाहर थोरक्स की ओर जाकर शाखाएं निकालती है जो हृदय और फेफड़ों में जाती हैं। अंत में यह डायफ्राम से होती हुई अपना बाह्य आवरण खो देती है, जिसकी वजह से इच्छा प्रणाली की तंत्रिकाएं अलग दिखती हैं और सहानुभूति प्रणाली से मिलती हैं। इस प्रकार इन दोनों में संबंध बनता है जो मनुष्य को शारीरिक रूप से एक व्यक्तित्व देता है। इसी तरह मस्तिष्क में विभिन्न भाग अपना संबंध मस्तिष्क के वस्तुनिष्ठ और विषयपरक कार्यों से दिखाते हैं। सामान्य तौर पर हम दिमाग के आगे के भाग को विषय और पीछे वाले भाग को विषयपरक से जोड़ते हैं और बीच के भाग में दोनों के गुण होते हैं। मानसिक और शारीरिक प्रणाली में पारस्परिक संबंध देखने का सबसे सरल तरीका है इस बात का अनुभव करना कि आपका चेतन मन विचार को ग्रहण करता है जो कंपन को आपकी ऐच्छिक प्रणाली की तंत्रिकाओं में उत्पन्न करता है। यह भी इसी तरह की तरंग आपकी अनैच्छिक प्रणाली की तंत्रिकाओं में उत्पन्न करता है। इस प्रकार आपके अवचेतन मस्तिष्क तक विचार को पहुंचाता है जो एक रचनात्मक माध्यम है। इस प्रकार आपके विचार वस्तु में परिवर्तित होते हैं। हर विचार जो आपका चेतन मस्तिष्क स्वीकार करता है और इसे सत्य की तरह मानता है, इसे आपके दिमाग ने सौर्य जाल को भेजा था। आपके अवचेतन मस्तिष्क का दिमाग को मांसल बनाकर आपकी दुनिया में वास्तविक की तरह पेश करता है। यहाँ एक ज्ञान है जो शरीर का ध्यान रखता है। जब आप कोशिका प्रणाली, अंगों की रचना जैसे नेत्र, कान, दिल, पित्त, मूत्राशय इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि यह कोशिकाओं के समूह से बनते हैं जो आगे चलकर ज्ञान समूह बनाते हैं, जिससे वे साथ में काम कर सकें, आदेश लेने लायक बन सकें और चेतन मस्तिष्क के सुझाव पर अपने हिस्से का कार्य कर सकें। एक अकेली कोशिका वाले जीव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर आपको पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या होता है। यद्यपि एक कोशीय जीवाणु में अंग नहीं होते, फिर भी यह मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया का सबूत देता है, जिसके द्वारा यह गति, सामंजस्यता अपने अंदर लेने लगता है और बाहर निकालने जैसे मुख्य कार्य करता है। कईयों के अनुसार इसके अंदर बुद्धिमत्ता है। यदि इसे आप अकेला छोड़ दें तो वह आपके शरीर का ध्यान रख लेगा। यह सत्य है, लेकिन कठिनाई यह है कि चेतन मस्तिष्क हमेशा अपनी 5 इंद्रियों द्वारा दखल देता रहता है, जिसका आधार बाह्य रूप है, जिसके कारण झूठे विश्वास, डर और नजरिए बनते हैं। जब डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक आकार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीके से आपके अवचेतन मस्तिष्क में बनते हैं, तो अवचेतन मन के पास विशिष्ट नक्शे पर कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बनता। अवचेतन मस्तिष्क लगातार सामान्य अच्छाई के लिए कार्य करता है। आपके अंदर का विषयपरक स्वतः ही सबकी अच्छाई के लिए कार्य करता रहता है। इस प्रकार यह सब वस्तुओं के पीछे सामंजस्यता के आंतरिक सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता रहता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की अपनी इच्छा शक्ति है और अपने में एक वास्तविकता है। यह दिन रात कार्य करता है, चाहे आप इस पर कार्य करें या न करें, लेकिन इसे आप देख, सुन या निर्माण करते महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सब एक शांत प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना जीवन है जो हमेशा सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की ओर कार्य करता रहता है। यह इसके अंदर का एक दिव्य गुण है जो हर समय आपके द्वारा अपने को दिखाता रहता है। कैसे मनुष्य इसके अंदर निहित सामंजस्यता के सिद्धांत के साथ छेड़खानी करता है। सही तरीके और वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए हमें सच का पता होना चाहिए। सच को जानने के लिए अनंत बुद्धिमत्ता और आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के बीच में सामंजस्यता होनी आवश्यक है, जो इसे जीवन की ओर ले जाती है। हर एक विचार अथवा कार्य जिसमें सामंजस्यता नहीं है, चाहे वह अज्ञानता अथवा डिजाइन के कारण हो, उसका परिणाम कलह और सभी प्रकार की कमी से होगा। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि आप हर 11वें महीने में एक नया शरीर बनाते हैं,
इसलिए आप शारीरिक दृष्टिकोण से केवल 11 महीने के हैं। यदि आप अपने शरीर में डर, क्रोध, ईर्ष्या और बुरे इरादे वाले विचारों से अपना शरीर बनाते हैं, तो आप इन कमियों वाला शरीर बनाएंगे और इसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दोषी आप हैं। आप अपने विचारों का कुल योग हैं। आप नकारात्मक विचारों और कल्पना को भाव न दें, उन पर ध्यान न दें। अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए रोशनी चाहिए, ठंड से बचने का रास्ता गर्मी है। इसी प्रकार नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए उसे सकारात्मक भाव में बदलें। अच्छाई को स्वीकारें, बुराई स्वयं ही गायब हो जाएगी। क्यों स्वस्थ ऊर्जा से भरपूर और मजबूत होना स्वाभाविक और बीमार रहना अस्वाभाविक है। अधिकतर औसत बच्चा इस दुनिया में एकदम स्वस्थ जन्म लेता है, उसके सभी अंग उत्तम ढंग से कार्य कर रहे होते हैं। यह एक स्वाभाविक अवस्था है और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत होना चाहिए। स्वयं को बनाए रखना आपकी सबसे स्वाभाविक और मजबूत प्रवृत्ति और प्रकृति है, और यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हमेशा उपस्थित और लगातार कार्य करने वाला सत्य है जो आपके अंदर की स्वाभाविक प्रकृति है। इसलिए जाहिर है कि आपके सभी विचार, सोच और विश्वास ज्यादा ताकत के साथ काम करते हैं। यदि वे आपके अंदर के जीवन सिद्धांत के साथ समरसता लिए हुए हैं, तो यह हमेशा आपको संरक्षित और सभी प्रकार से बचाती रहती है। इसका सिद्धांत है कि स्वाभाविक स्थिति को सरल और विश्वसनीय रूप से फिर से पाया जा सकता है, बजाय अस्वाभाविक स्थितियां पैदा करने के। बीमार होना अस्वाभाविक है। इसका सीधा अर्थ है कि आप जीवन के बहाव के विपरीत जा रहे हैं और आपकी सोच नकारात्मक है। जीवन का नियम वृद्धि का नियम है। सारी प्रकृति इस नियम का अनुमोदन करती है और इसे वह लगातार अपने से वृद्धि द्वारा विकास के नियम को दिखाती रहती है। जहाँ कहीं भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहाँ जरूर जीवन होगा। जहाँ कहीं भी जीवन है, वहाँ सामंजस्यता होगी, और जहाँ कहीं भी सामंजस्यता होगी, वहाँ स्वास्थ्य उत्तम होगा। यदि आपकी सोच आपके अवचेतन मस्तिष्क के रचनात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य में है, तो आप अपने अंदर बसे सामंजस्य के सिद्धांत की धुन के साथ हैं। यदि आप ऐसे विचारों में रुचि लेते हैं जो सामंजस्यता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे विचार आपसे चिपक जाते हैं, आपको तंग और परेशान करते हैं और अंत में बीमारियों को जन्म देते हैं, और यदि बने रहे तो इसका परिणाम मृत्यु में संभव है। बीमारी का उपचार करते समय आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क की ऊर्जावान शक्तियों को अपनी पूरी प्रणाली में बांटना होगा। इसको करने के लिए आपको डर, चिंता, परेशानियां, ईर्ष्या, नफरत और इस प्रकार की सभी विनाशकारी सोच जो आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों, शरीर के ऊतकों, जो सभी प्रकार के अवशिष्ट को निकालते हैं, उन्हें खराब और नष्ट करती है, उन्हें बाहर निकालना होगा। क्षय या पॉट्स रोग ठीक हो गया। मार्च 1917 में नाटिलस पत्रिका में एक बालक के बारे में लेख छपा था जो पॉट्स रोग अथवा रीढ़ की हड्डी की टीबी, क्षय से ग्रसित था। उसमें उसके अद्भुत उपचार का वर्णन था। वह इंडियानापोलिस के फ्रेडरिक इलियास एंड्रयू, जो अब मिसूरी कैंसास शहर में क्रिश्चियनिटी यूनिटी स्कूल का पादरी था। उसके चिकित्सक ने उसे ठीक न होने वाला मरीज बताया। उसने प्रार्थना शुरू की और वह व्यक्ति, जो एक टेढ़मेढ़े, टुड़े मुड़े अपंग हाथों और घुटनों के बल चलता था, उससे वह मजबूत, सीधा चलने वाला सुडौल पुरुष बन गया। उसने अपनी रचना की स्वीकारोक्ति की और दृढ़ता से जिन गुणों की उसे जरूरत थी, उसे उसने बनाया। उसने दिन में कई बार दृढ़ता से स्वीकार किया, मैं संपूर्ण, उत्तम, मजबूत, प्रेम करने वाला, सामंजस्यपूर्ण और प्रसन्न हूँ। उसने इसे बनाए रखा और कहा कि रात को सोते वक्त ये उसके आखिरी शब्द होते और सुबह उठने पर सबसे पहले बोले गए शब्द। उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की और उन्हें अपने प्रेम और स्वास्थ्य के विचार भेजे। उसके मन की यह प्रवृत्ति और प्रार्थना करने का तरीका वापस उसके पास कई गुना होकर आया।
उसके विश्वास और दृढ़ता ने उसे बहुत बड़ा लाभांश दिया। जब कभी डर, क्रोध, ईर्ष्या अथवा जलन के विचार उसका ध्यान आकर्षित करते तो वह तुरंत उनको निष्क्रिय करने वाली ताकतों को स्वीकार करने लगता। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। यह अर्थ है बाइबल के वक्तव्य का, अपने रास्ते जाओ, आपके विश्वास ने आपको संपूर्ण बनाया है। कैसे आपकी अवचेतन शक्ति में विश्वास आपको संपूर्ण बनाता है। एक युवक जो मेरे अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति पर मेरा व्याख्यान सुनने आया था, उसकी आंखों में गंभीर परेशानी थी। उसके डॉक्टर ने एक ऑपरेशन को उसके लिए जरूरी बताया था। उसने स्वयं से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखों को बनाया है और यह मुझे ठीक कर सकता है। हर रात जब वह सोने के लिए गया, उसने उन्नीदी अवस्था में ध्यानावस्था सोने जैसी स्थिति बनाई। उसका ध्यान एकटक आंखों के अपने डॉक्टर पर केंद्रित था। उसने कल्पना की कि डॉक्टर उसके सामने है और उसने सुना या कल्पना की कि डॉक्टर उसे कह रहा है, एक चमत्कार हो गया है। उसने इसे बार बार हर रात सोने से पहले 3 या 4 मिनट तक सुना। 3 सप्ताह के अंत में वह नेत्र विशेषज्ञ के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले देखा था। चिकित्सक ने उससे कहा, यह चमत्कार है, क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिलाया कि डॉक्टर उसका उपकरण है और यह विचार अपने अवचेतन को दिया। बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद को अपने अवचेतन में बोया। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी आंखें बनाई, उसके अंदर एक उत्तम आकार था और तुरंत उपचार शुरू कर दिया। यह एक दूसरा उदाहरण है कि कैसे विश्वास जो आपका अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति में है कि वह आपको संपूर्ण कर देगा।